हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज करंट अफेयर शुरू करते हैं। नंबर 1, भारत नॉर्वे अनुबंध। भारत ने गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का समझौता किया है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कि एक तो नॉर्वे की कंपनी है कोंग्सबर्ग कंपनी और भारत का गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड यानी GRSE। इन दोनों कंपनियों के बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का समझौता किया गया। यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि हाल में ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का समझौता किस देश के साथ किया गया है, तो नॉर्वे के साथ किया गया है। अगला बिंदु है भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर। देखिए, पशु ओवरपास कॉरिडोर क्या होता है कि कोई एक ऐसा उद्यान या एक ऐसा स्थान होता है जहाँ से बीच से रास्ते जब निकाल दिए जाते हैं तो पशुओं के आवागमन को दिक्कत होने लगता है। आए दिन उनका मानव पशु संघर्ष होने लगता है, कई बार पशुओं का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए भारत सरकार ने पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया है। अब ये होता कैसे है? इस कॉरिडोर में एक ऐसा रास्ता दिया जाएगा ऊपर से जिस पे पेड़ होंगे, घास फूस होगा, एकदम जंगल की तरह दिखेगा। पशुओं को ये नहीं पता होगा कि वो रोड को क्रॉस कर रहे हैं, उनको जंगल की भांति लगेगा और आराम से क्रॉस करेंगे। गाड़ी उसके नीचे से निकल जाएगी, ना पशु और मानव से संघर्ष होगा और ना पशुओं को किसी प्रकार का कोई जोखिम उठाना होगा कि रास्ता क्रॉस करने पे एक्सीडेंट होने का या कोई और खतरा हो। तो इसीलिए भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण होगा। अब यहीं पे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि इसका निर्माण कौन करेगा, तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। किस एक्सप्रेसवे पे किया जाएगा, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे किया जाएगा। भारत का कौन सा पशु ओवरपास होगा, तो पहला होगा। और ये जो कॉरिडोर है इसका 12 किलोमीटर का हिस्सा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरेगा। ये लंबाई नहीं है, इसकी लंबाई तो ज़्यादा है, लेकिन उस लंबाई के एक भाग जो है वो 12 किलोमीटर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरेगा। सॉरी, इसमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया गया है, जिससे जानवर बिना घबराहट के रोड को यानी सड़क को पार कर सकें। अगला बिंदु है भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन। देखिए, एक रिपोर्ट है, भारत में एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसे उसमें खुरधारी जो जानवर हैं उनके जनसंख्या के बारे में बताया गया है। और जारी कौन किया है? ये जारी किया गया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA
और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर ज़्यादातर यही पूछ सकता है कि कौन जारी किया है, कैसा रिपोर्ट है, किस प्रकार की इसमें गतिविधियाँ होती हैं, क्यों जारी किया जाता है। तो एक रिपोर्ट जब आता है तो उसमें कई मानक होते हैं। वैसे खास करके ये सब पीटी में तो डायरेक्ट नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन जब आप मुख्य परीक्षा लिखेंगे तो मुख्य परीक्षा में ऐसे रिपोर्ट की आवश्यकता बहुत पड़ती है। यह अध्ययन 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के आंकड़ों पर आधारित है। 2022 में बाघ गणना हुआ था, उसी के रिपोर्ट पर यह आधारित है। रिपोर्ट के अनुसार चीतल सबसे अधिक जनसंख्या में पाया जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकता है। यानी ये जो रिपोर्ट आया खुरधारी स्तनधारी में, इसमें चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया गया और खुरधारी स्तनधारी जो विभिन्न प्रकार के आवासों में, ऐसा नहीं कि कोई एक स्पेसिफिक आवास पे ही ये जीवित रह सकते हैं, इनको कहीं भी डाल दोगे ये जीवित रहेंगे। दूसरी है सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थिर है, विशेषकर मध्य भारत और पश्चिमी घाटों में पाया जाता है। अगला बिंदु है भारत संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए चुना गया है, यानी इकोसोक बोला जाता है। इको मतलब हो गया इकोनॉमिक और सो मतलब हो गया सोशियोलॉजी यानी सामाजिक, और सी मतलब हो गया काउंसिल। इन सब मिलाकर के हुआ इकोसोक। तो भारत को 2026 से 28 अवधि के लिए यानी 3 साल के लिए इकोसोक के लिए चुना गया है। भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चीन के साथ चुना गया है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रहे, कोई भी ऐसा चुनाव या कोई भी ऐसा संगठन वैश्विक हो और उसमें आए कि भारत को शामिल किया गया है, भारत को चुना गया है, भारत को रखा गया है, अगर ऐसे सब बात आते हैं तो ये समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है कि वो अध्यक्षता की बात हो, सदस्यता की बात होगी। और ख़ास करके मान लो वो सदस्य बना है कि अध्यक्ष बना है, ये बात दिमाग में एग्जाम में ना आए। तो कई बार स्टेटमेंट ऐसा आता है कि इसे इसमें दे रखा है कि लेबनान, तुर्कमेनिस्तान और चीन के साथ चुना गया है, तो मतलब अगर 4 लोगों के साथ चुना गया है तो सदस्य ही चुना गया होगा, अध्यक्ष तो 4 लोगों को नहीं बनाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। भारत को चुना गया है। इकोसोक यूनाइटेड नेशन, देखिए इकोसोक में यूएन इकोसोक लिखा जा सकता है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख 6 अंगों के एक के रूप में की गई थी। यानी जो यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र, उसके 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग ये भी है, इकोसोक भी। भारत का 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2026 से 31 दिसंबर 2028 तक का होगा। यह भारत का 18वां कार्यकाल है, यानी इकोसोक का भारत का पहला नहीं है, ये 18वां कार्यकाल है भारत का जब इकोसोक में शामिल हुआ है या चुना गया है। पिछली बार भारत ने 2008 से 20 तक ये स्टेटमेंट बन सकता है कि पहली चीज़ तो 2026 से 28 के बीच इकोसोक में शामिल भारत का यह 18वां कार्यकाल है। पिछली बार 2008 से 20 तक लगातार 4 कार्यकालों की सेवा ये दे चुका है। यानी भारत ने 18वां कार्यकाल इस बार चुना है, लेकिन इसके पहले वह 17 कार्यकाल की सेवाएं दे चुका है, लेकिन 8 से 20 तक लगातार 4 कार्यकाल की सेवाएं दे चुका है।
अगला बिंदु है IIAS की अध्यक्षता भारत को मिला। देखो मैंने अभी कहा था कि जब कोई वैश्विक संस्था या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें भारत को शामिल किया गया है या भारत को कोई अध्यक्षता मिली है, तो इस पे कॉमन सी बात को जरूर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या है, भारत को क्या मिला है, भारत को अध्यक्षता मिली है। IIAS है क्या, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। इसमें 31 सदस्य देश हैं, 20 राष्ट्रीय अनुभाग हैं, 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्र हैं। इसकी अध्यक्षता भारत को मिला है। IIAS का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स में आयोजित हुए चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान की 2025 से 28 की अध्यक्षता भारत ने प्राप्त कर ली है। यानी कि भारत ने प्राप्त किया होगा तो यहाँ चुनाव हुआ होगा, या ऐसे नियुक्त किए गए होंगे, या नॉमिनेट किए गए होंगे, भाई कुछ तो हुआ होगा। तो चुनाव हुआ होगा तो किसी को पराजित किए होंगे, किसको पराजित किए होंगे, ये सारी प्रश्न हम आगे बताएंगे। 1998 से भारत 1998 से IIAS का सदस्य रहा है। इस वर्ष चुनाव में भारत ने श्री बी श्रीनिवास को अध्यक्ष पद के लिए नामित किया था। भारत ने ऑस्ट्रिया को पराजित करके अध्यक्षता प्राप्त की। मैंने कहा ना किसी को पराजित किया होगा। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी वियना है। IIAS का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। अगला बिंदु है भारत जन क्या है, ये देश का पहला स्वदेशी लैंग्वेज मॉडल है। भारत जन पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यही पूछ सकता है भारत जन क्या है, तो यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। यह 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये 22 भारतीय भाषाओं में विकसित है। चिनाब रेल ब्रिज ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये PCS में मुझे जो लगता है कि लगभग 99% उम्मीद है एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। और चिनाब रेल ब्रिज चाहे ना भी मिले, इसमें एक सहायक नदी है अंजी नदी। अंजी नदी पर भी एक अंजी ब्रिज बनाया गया है, जो चिनाब के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ब्रिज है। तो ये वो पूछ सकता है, या स्टेटमेंट में दोनों दे सकता है नदी बदल करके। विश्व का सबसे ऊंचा और भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज अंजी खाद बनाया गया है। यानी जो केबल स्टेड रेल ब्रिज है ये अंजी खाद है, भारत का पहला है, और रेल ब्रिज तो है ही है। पीएम मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर चिनाब रेल ब्रिज और अंजी नदी पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह पुल रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ता है। कौरी और बक्कल को जोड़ता है। इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है। इस पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है। पुल का निर्माण कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है और इसकी नींव IISc बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई है। अंजी खाद ब्रिज भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा ब्रिज है। भारत APO का अध्यक्ष बना है। भारत APO का
एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना है। एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बना है। यह 25-26 सत्र के लिए बनाया गया है। यह जिम्मेदारी जकार्ता इंडोनेशिया में 20 से 22 मई 2025 के बीच आयोजित 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग में के दौरान सौंपी गई है। यानी यहाँ प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हाल में 67वें गवर्निंग बॉडी मीटिंग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वह जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया है। वहीं पे भारत को एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष घोषित किया गया है। एशियाई उत्पादकता संगठन की स्थापना 1961 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में है। इसमें सदस्यों की संख्या 21 है। मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा पूर्ण साक्षर राज्य बना है। मई 2025 में भारत के 2 राज्य मिजोरम और गोवा को पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया है, यानी घोषित किया गया है। जून 2025 में त्रिपुरा को पूर्ण साक्षर राज्य बनाया गया, जो कि यह तीसरा होगा। इससे पूर्व जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला यूटी यानी यूनियन टेरिटरी बना था। यहाँ पे आप अगर राज्य और यूटी दोनों मिला के पूछेगा तो लद्दाख को ही आप लगाएंगे, अदरवाइज केवल यूटी पूछेगा तो लद्दाख और फिर राज्य पूछेगा तो मिजोरम। उल्लास योजना के तहत 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। यानी ये जो उल्लास योजना है इसे 2022 में शुरू किया गया था। भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने के उद्देश्य से चलाई जा रही केंद्रीय प्रायोजित योजना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। यानी कि जो हम पूर्ण साक्षरता की बात करते हैं या कोई ऐसी स्कीम जिसमें चल रही है, वो सब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उल्लास योजना के तहत भारत को पूर्ण साक्षरता बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। उसी का परिणाम है उपर्युक्त राज्य जो पूर्ण साक्षर घोषित हुए हैं। उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र। उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र 27 मई 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर बी कामत के द्वारा उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मेटकाप हाउस नई दिल्ली में उद्घाटित किया गया। यहाँ पे प्रश्न कि कौन किया, तो DRDO के अध्यक्ष समीर बी कामत जी ने किया। कहाँ पे किया? मेटकाप हाउस नई दिल्ली में किया है। इस केंद्र का उद्देश्य भारत में स्वदेशी क्वांटम अनुसंधान को रक्षा एवं रणनीतिक लक्ष्यों के लिए आगे बढ़ाना है। अगला बिंदु है स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की स्वामित्व वाली स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए 3 साल बाद मंजूरी दे दी है। कंपनी को ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS लाइसेंस हेतु लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है? ये एक ऐसा दस्तावेज होता है जो 2 लोगों के पक्ष में यानी मध्य में समझौता होता है और फिर उसे जारी कर दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है लेटर ऑफ इंटेंट। अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर का पहला भूतापीय उत्पादन। मई 2025 में सेंटर फॉर अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन अध्ययन केंद्र ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले के दिरांग में पूर्वोत्तर भारत का पहला भूतापीय उत्पादन कुएं की सफलतापूर्वक खुदाई की है।
दिरांग क्षेत्र एक मध्यम से उच्च ऊष्मा भूतापीय क्षेत्र है जहां जलाशय का तापमान लगभग 115 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। 115 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस परियोजना में हिमालयन अध्ययन केंद्र, नॉर्वेजियन जियो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, आइसलैंड की कंपनी जियोट्रॉफी और गुवाहाटी बोरिंग सर्विस के शामिल हैं। इन सभी लोगों ने मिल करके यह कार्य किया है और यह भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा समर्थित है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।